गुड इवनिंग एवरीवन। फॉर गेटिंग अ वॉइस प्लीज रिप्लाई कर दीजिएगा आप। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सबसे पहला लेक्चर यूजीसी नेट कॉमर्स का फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम अनुभव सिंह है। आज मेरा पहला लेक्चर है वाईफाई स्टडी हिंदी में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्या फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग क्या होता है। उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे अपने बारे में। क्लियर? आप लोगों को जहां पर भी डाउट लगे तो प्लीज पूछ लीजिएगा। जहां पर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज पूरा भी टॉपिक। उससे पहले हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट द कॉमर्स और यूजीसी नेट कैसे आप लोग पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें। क्लियर? तो कहीं ना कहीं हम पिछले 10 सालों से यूजीसी नेट कॉमर्स में जुड़े हुए हैं। 1000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुके हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे कहीं यूजीसी कहीं अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई करके पीएचडीज कर रहे हैं आईटीज में, आईएम्स में। और अपना बताएं तो हम भी कहीं ना कहीं 4 बार यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं। आई हैव डन मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस में किया है, एमकॉम इंटरनेशनल बिजनेस में किया है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया है फर्स्ट डिवीजन, और पीएचडी सबमिटेड है अप्लाइड इकोनॉमिक्स में। तो अनअकैडमी आप लोगों को पता है कि मेरा प्रोमो कोड अगर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है तो लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। AGS10 मेरा कोड है। क्लियर? तो सब्सक्रिप्शन के रेट्स लिखे हुए हैं कि 6 मंथ का, 12 मंथ का, तो अगर 12 महीने का लेंगे तो उसमें आपको ये बेनिफिट रहेगा। और मेरा सब्सक्रिप्शन, मेरा कोड अगर लगा के, प्रोमो कोड लगा के करेंगे तो आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग की बात करेंगे। विपणन के बुनियादी ढांचे क्या होते हैं। क्लियर? तो पहले वही डेफिनेशन। आज हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग होता क्या है, विपणन होता क्या है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है व्हाट इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग। आज हम लोग पूरा मार्केटिंग की पूरी परिभाषा की बात करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कैसे मार्केटिंग इवोल्यूशन कैसे हुआ मार्केटिंग का 1950 से लेकर आज 2020 में हमने देखा है पूरी मार्केटिंग की परिभाषा पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। तो marketing is a management process for identifying, anticipating and satisfying the consumer requirement, profitability। मतलब विपणन, पहचान। ठीक है, कहीं ना कहीं एक मार्केटिंग जो होता है, विपणन जो होता है, कहीं ना कस्टमर की नीड को, कस्टमर की जरूरत को आइडेंटिफाई करता है। हम लोग एंटिसिपेट करते हैं और कोशिश करते हैं कस्टमर या कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को एक अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, क्लियर? तो मार्केटिंग, बेसिक मार्केटिंग क्या होता है, देखिए मुद्दा क्या है, बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होता है कि मार्केटिंग और सेल्स में डिफिनेशन डिफरेंसेस क्या होता है। पहले आपको हम बेसिक मार्केटिंग बताते हैं, उसके आगे हम लोग बहुत टेक्निकल में जाएंगे। बहुत बड़ा सिलेबस है अगर यूजीसी नेट कॉमर्स में मार्केटिंग की बात करेंगे। और हर बार 12 से 14 क्वेश्चन एटलीस्ट मार्केटिंग से, मार्केटिंग की यूनिट से आते हैं। ठीक है? तो मार्केटिंग, देखिए मार्केटिंग मार्केटिंग बहुत ब्रॉडर टर्म्स होता है। फिर सेल्स की बात करेंगे, सेल्स बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हैं? तो मार्केटिंग इज भाई, सेल्स में क्या होता है कि जो हम लोग सेल्स में क्या करते हैं कि बेचना, उसमें देर इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी गुड्स होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उस सेल्स में हम लोग उसको एक्सचेंज करते हैं पैसे के बदले में। बट मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफाइंग द नीड्स, कस्टमर की नीड को पहचान और उस कस्टमर की नीड के अनुसार प्रोडक्ट को बनाना, अपने उत्पाद को बनाना और उनकी नीड को सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। ठीक है, तो ये यही है कि मार्केटिंग पूरा एक मार्केटिंग मैनेजमेंट को इस तरह से करना है। प्रबंधन, एक मार्केटिंग विपणन की प्रबंधन की प्रक्रिया इस प्रकार करना है कि जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी हमारे कस्टमर हैं, जितने भी हमारे कंज्यूमर हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको उसको पूरी तरह से उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करना है। ठीक है, the activity is set of institutions, process for creating the communicating, delivering and exchanging the offering that have value for customer, client, partner and society large। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग बात करते हैं कि एक मार्केटिंग एक ऐसी एक्टिविटी है, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मतलब कई सारी चीजें एक साथ चलती हैं। हम लोग एक इस तरह से मार्केटिंग को करना है, एक नीड को क्रिएट करना है, अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट करना है। मतलब आपने कितना भी अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में बना लिया, अगर उसको कम्युनिकेट नहीं कर, अगर कहीं 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 ना कहीं आप अपनी मार्केट, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कम्युनिकेट नहीं कर पाए, लोगों को पता ही नहीं है कि यू आर ऑल्सो सर्वाइविंग इन द मार्केट, आपका प्रोडक्ट भी मार्केट में आ रहा है,
डिलीवरिंग डिलीवरिंग क्या होता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं और आगे डिटेल में हम लोग जाएंगे। प्रोडक्ट को डिलीवर करना कस्टमर तक। एक्सचेंजिंग द ऑफरिंग, अब कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट को एक वैल्यू, जिसको कहते हैं ना, जिसको वैल्यू फॉर मनी, पैसे के बदले कहीं ना कहीं हमको एक ऑफर जो भी है, तो हमने एक्सचेंजिंग द ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर द कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर्स एंड सोसाइटीज। अपने कस्टमर्स को कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी देना है, क्लाइंट हो गए, पार्टनर्स हो गए, सोसाइटी लार्ज। अगर हम लोग आज बात करें कि मार्केटिंग की डेफिनेशन पूरी तरह से कहीं ना कहीं पिछले 10-15 सालों में चेंज हो चुकी है। आज आज से हम लोग 20 साल 30 साल पहले मार्केटिंग की, जो कहीं ना कहीं जिनको मार्केटिंग का गुरु कहते हैं, जिसको हम लोग फिलिप कॉटलर का नाम लेते हैं हम लोग, तो फिलिप कॉटलर की, या हम लोग और भी कहीं ना कहीं मार्केटिंग की बुक्स पढ़ते हैं, तो उसमें मार्केटिंग की डेफिनेशन होती थी कि अर्लियर मार्केट वॉज द होल्ड बाय द मार्केटर्स, मार्केट इज होल्ड बाय द कस्टमर्स। था पहले 1970 के दौरान जो मार्केट था, जो बाजार था, कौन होल्ड करके रखा था, किसकी किसकी पूरी पकड़ बनी थी, जो मार्केटर्स था, जो एक व्यापारी था, उसका पूरा कहीं ना कहीं बाजार पे एक कवरेज रहता था, क्योंकि कंपटीशन नहीं था। हम लोग को पता है आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले हर सेगमेंट में बहुत कम कम कंपनीज थी। सेगमेंट में कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं थी, कंपटीशन नहीं था, तो कहीं ना कहीं एक मोनोपोली क्रिएट करके रखी थी मार्केटर्स ने। जो भी कंपनीज थी, अगर हम लोग इंडिया के एग्जाम्पल की बात करें, कार बनाने वाली है तो एक कंपनी थी, घड़ी तो एचएमटी बना रहा है, ठीक है, चाय की पत्ती आ रही है तो एक आ रहा है, सर्फ है तो निरमा है। तो भाई ना कहीं तो इसीलिए कहते हैं कि मार्केट वॉज होल्ड बाय द मार्केटर। बाजार, मार्केट जो एक व्यापारी थे, उन लोगों ने उसको होल्ड करके रखा था। बट आज की हम लोग बात करेंगे 1970 से लेकर 2020 में बात करेंगे, आज के टाइम में पूरी, आज नहीं, पिछले 10-12 सालों से पूरी मार्केटिंग की परिभाषा, पूरी मार्केटिंग की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है। अब क्या है, आजकल मार्केट इज होल्ड बाय द कस्टमर्स। जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, कस्टमर है, उनके हाथ में पूरी मार्केट है। कहीं ना कहीं अगर विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ द कस्टमर, अगर जब तक कि कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कस्टमर की जरूरतों को पहचानेंगे नहीं, उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप मार्केट में फेलुअर की स्थिति को फेस करना पड़ेगा। हम लोगों ने देखा है पिछले 20 सालों में ऐसी कई कंपनी, जो बहुत बड़ा बड़ा ब्रांड नेम होता था, बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर थे उनके, कहीं ना कहीं उनको मार्केट में मार्केट फेलुअर की स्थिति फेस करनी पड़ी। नोकिया का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि नोकिया कहीं ना कहीं 2000 से लेकर 2008-9 तक की, नोकिया यूज्ड टू बी द मार्केट लीडर। एक नोकिया मार्केट लीडर होता था। मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर नोकिया के होते थे। बट वही कहीं ना कहीं उन 2009-10 के बाद कहीं ना कहीं दुनिया एंड्रॉयड की तरफ बढ़ रही थी। जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन थे, जो भी छोटी कंपनी की बात करें या बड़ी कंपनी की बात करें, जितनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो क्या कर रही थी, वो कहीं ना कहीं एंड्रॉयड बेस्ड फोन बनाने की तरफ जा रही थी। और मार्केट में डिमांड, कस्टमर भी जो था, ग्राहक भी था, कहीं ना कहीं एंड्रॉयड के लिए क्रेजी था। बट नोकिया के साथ क्या हुआ, नोकिया वाज स्टक विद द विंडोज फोन। नोकिया कहीं ना कहीं विंडोज फोन के साथ ही रह गया। आवाज बहुत कम आ रही है, अभी भी आवाज कम आ रहा है आप लोगों को? अगर आवाज कम आ रहा है तो प्लीज बता दीजिए, ताकि हम लोग अपना अपना वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा तक कि आप लोगों को आवाज पहुंचे। और ठीक है, क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं कि वही बात कर रहे थे, कैसे नोकिया फेल हो गया, कि कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, विंडोज फोन में रह गया, क्योंकि दुनिया की हर इंसान कहीं ना कहीं सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद उसको कहीं ना कहीं बदलाव लाना पड़ता है। अदरवाइज आप कितना बड़ा भी ब्रांड नेम हो, कितनी बड़ी कंपनी हो, दुनिया की हर कंपनी को इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन पे जाना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मार्केटिंग की डिफिनेशन एक प्रोडक्शन बेस से, प्रोडक्ट बेस से कस्टमर बेस पे आ गई है आज के टाइम में। आजकल देखिए कि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट कस्टमाइजेशन का आ गया है। बहुत सारी कंपनियां दुनिया में ऐसी हो गई हैं, बहुत सारी कंपनियां दुनिया में ऐसी कंपनीज हो गई हैं जो कहीं ना कहीं कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाने लगी हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं डिजाइनर अपैरल इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, कपड़े की बात करेंगे, तो डिजाइनर क्लोथ की बात कर रहा है।
तो आजकल हम लोग इंडिविजुअल कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज कर कर, कस्टमर की ज़रूरतों को रिकॉग्नाइज करके, पहचान कर, एक-एक कंपनी, एक-एक कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रही है। तो कहीं न कहीं कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है पिछले 50 सालों में, 60 सालों में मार्केटिंग का। ठीक है? तो आई थिंक मार्केटिंग, और एक चीज़ हम आपको और बताते हैं यहीं पर कि आज के टाइम में अगर आप कहीं अच्छे इंस्टीट्यूशंस पे मार्केटिंग पढ़ने जाएँगे, जो लोग एमकॉम किए हैं या आगे आप कभी पीएचडीज़ के लिए जाएँगे, तो या आप कहीं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की एक बार आपने नेट क्वालीफाई कर लिया, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का रिटन क्वालीफाई कर लिया, उसके बाद आप एक बार कहीं न कहीं एक पीएचडीज़ के लिए या कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, कोई पूछता है कि व्हाट इज़ मार्केटिंग? एंड कैसे मार्केटिंग, आज मार्केटिंग किसके इर्द-गिर्द घूम रही है? तो आपको एक बताएँगे, थोड़ा-सा समय लगेगा, लेकिन कुछ चीज़ें अगर समझ में आ गया आपको, तो समझ में आएगा कि एक्चुअली में मार्केटिंग आजकल यही है। आज के टाइम में देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्रोडक्ट प्राइस, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन प्रोडक्ट क्वालिटीज़, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन बिटवीन प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्राइस, क्वालिटी और उसकी बात नहीं कर रहे हैं आजकल, क्योंकि कहीं न कहीं दुनिया की हर कंपनी अपने कॉम्पिटिटर को दिमाग में रखकर ही अपनी प्राइसिंग कर रहा है। क्वालिटी भी क्योंकि नहीं आपको डिपेंड करता है हाई, अगर प्राइस प्रोडक्ट को प्राइसिंग आपको हाई रखना है, तो आपको हाई क्वालिटी आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। लोग अगर कहीं न कहीं आप पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी से आ रहे हैं या लो इनकम ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, तो यू कैन कंप्रोमाइज़ विद द क्वालिटी आल्सो, आप अपनी क्वालिटी से भी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ ऐसी है जिसके बेसिस पर आप दूसरी कंपनी से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है? वो क्या है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अभी हम आपको बताते हैं कि पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता क्या है? अभी आपको समझाएँगे तब आपको समझ में आएगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं, कैसे मार्केटिंग का जो एक जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पीओडी, मतलब जिस पर्टिकुलर चीज़ के बेसिस पर एक कंपनी दूसरी कंपनी से अपने प्रोडक्ट को क्या करती है? डिफरेंशिएट करती है, क्या कहते अलग दिखाती है। तो आज के टाइम में कहीं न कहीं जो भी दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनी हैं, कहीं न कहीं मार्केट में सक्सेस पाई है, बहुत-बहुत बड़े ब्रांड नेम बन गए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, मार्केट ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा है उनकी, लगातार बहुत ज़्यादा कंपनी उनकी ऊपर जा रही है, मार्केट शेयर भी बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे एक रीज़न है स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट नाम से समझ में आ रहा है, सप्लाई प्रोडक्ट की सप्लाई करना, चैन एक आपस में चैन बनी है, वो मैनेजमेंट प्रबंधन करना, मतलब पूरी सप्लाई चेन का प्रबंधन करने को हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और डिटेल में बात करते हैं कि डिलीवरिंग ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम सप्लायर टू द फाइनल कस्टमर, मतलब एक जो प्रोडक्ट होता है उसमें देखिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कितने सारे लोग होते हैं, जिसको हम लोग मार्केटिंग चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी कहते हैं। सबसे पहले सप्लायर हो गया। सप्लायर कौन होता है? हु सप्लाइज द रॉ मटेरियल। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने मान लीजिए सपोज दैट आपको ये मार्कर बनाना है, तो इसके लिए आपको प्लास्टिक भी चाहिए होगी, इंक भी चाहिए होगी। आप कितने बड़े मैन्युफैक्चरर हो, बट कहीं ना कहीं आपको सप्लायर से एक प्लास्टिक लेनी पड़ेगी, इंक लेनी पड़ेगी, रबड़ लेनी पड़ेगी। सप्लायर कौन होता है आगे आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, इसको हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के दौरान आपको पढ़ाएंगे। हु सप्लाई द रॉ मटेरियल। फिर सप्लायर के बाद मैन्युफैक्चरर आ गया, या होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, या फाइनल कस्टमर। तो कुल मिलाकर हम लोग बात करते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द या डिलीवरिंग द गुड्स फ्रॉम वन एंड टू फाइनल एंड, या वन पर्सन टू द फाइनल पर्सन। मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम प्रोडक्ट को या उत्पाद को एक एक जगह से दूसरी जगह उसको हम लोग क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। होता क्या है, अगर आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं होगी, अगर उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो मार्केट में आपको एक स्थिति की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं स्टॉक आउट। स्टॉक आउट क्या होता है कि स्टॉक आउट, STOCKOUT। स्टॉक आउट एक ऐसी स्थिति होती है जब मार्केट में आप जा रहे हैं, आप रिटेल स्टोर में गए, आप बिग बाजार में जा रहे हैं, आप स्पेंसर में जा रहे हैं, आप किसी भी दुकान पर जा रहे हैं, जो सामान लेने जा रहे हैं, अगर वो सामान आपको नहीं मिल रहा है, तो बोलते हैं स्टॉक आउट। कहते नहीं कि वो प्रोडक्ट नहीं है, दुकान पर है ही नहीं, खत्म हो गया। तो उससे क्या होता है, कहीं न कहीं एक कॉम्पिटिशन आप लूज़ कर देते हैं। मान लीजिए आप एक किराना स्टोर की दुकान पर गए, आपने पूरा सामान पैक करवा लिया, आपने घर का राशन। टूथपेस्ट आप पिछले 20 सालों से कोलगेट का यूज़ कर रहे थे। फाइनली आपने जब कोलगेट टूथपेस्ट माँगा, दुकानदार ने बोल दिया कोलगेट टूथपेस्ट नहीं है।
तो आप ये तो नहीं करेंगे कि कोलगेट टूथपेस्ट के चक्कर में और सब सामान नहीं लेंगे, आप सब सामान लेंगे। कुछ कस्टमर होंगे जो बहुत लॉयल होंगे, जो कोलगेट ही लेंगे, दूसरी दुकान से कोलगेट लेंगे। बट कुछ कस्टमर ऐसे होंगे, चलो कोलगेट नहीं है तो पेप्सोडेंट दे दो या क्लोजअप दे दो। ठीक, मान लीजिए कि अगर 10 कस्टमर ने भी ऐसा करा कि वो दुकान पर गए, उनको कोलगेट नहीं मिला, वो पेप्सोडेंट लेकर चले आए। अब टूथपेस्ट उन्होंने 30 डेज या 45 दिन, 6 महीना यूज, 1 महीना यूज किया, उसके बाद जब दोबारा वो कहीं न कहीं घर का राशन लेने जाएगा, घर कहीं न कहीं टूथपेस्ट लेने जाएगा, सबसे पहले जो दिमाग में उसके आएगा वो पेप्सोडेंट आएगा। तो ऐसे ही करके करके अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे, लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय में देखेंगे, कहीं न कहीं आप मार्केट से एग्ज़िट कर जाएँगे आप। ठीक है? कहीं न कहीं आप ऐसे ही, कभी आपने 1 कस्टमर खोया, फिर 2 कस्टमर खोएँगे, फिर 3 कस्टमर खोएँगे, 4 कस्टमर। इसीलिए कहते हैं अगर स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, आपको पता है कहीं न कहीं रिटेलर के पास प्रोडक्ट खत्म हो गया, रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बोला, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को बोला और मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरिंग कर दिया प्रोडक्ट का, और पूरा एक चलता रहा। इसीलिए देखो, वॉलमार्ट का नाम सुना होगा, वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल की कंपनी है। उनका बहुत ज़्यादा, बहुत मजबूत सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। कि इसीलिए देखिए ना, कहीं न कहीं सप्लाई आजकल हम लोग देखिए, आप लोगों को पता है ई-कॉमर्स इंडस्ट्री, बहुत इतने लाखों कंपनियाँ पूरे अक्रॉस द ग्लोब चल रही हैं। भारत की काम बात करें, हज़ारों कंपनियाँ ई-कॉमर्स में चल रही हैं। बट जब हम लोगों को कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है, सबसे ज़्यादा हम लोग भरोसा किस पे करते हैं? अमेज़न, फ्लिपकार्ट। क्योंकि कहीं न कहीं कोई भी प्रोडक्ट हम लोग खरीदने के लिए पहले उसको पैसा देखने के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पहले देखते हैं, वारंटी क्या है, गारंटी क्या है और डिलीवरी टाइम क्या है, कितने दिन में वो प्रोडक्ट आपका डिलीवर कर देगा। तो इसीलिए कहीं न कहीं डिलीवरी, अगेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी कंपनी को सक्सेस पाने के लिए। ठीक है? तो जिन कंपनीज़ की सप्लाई चेन मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, वही कंपनी कहीं न कहीं मार्केट में दूसरी कंपनी से एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले रही हैं। क्लियर? समझ गए? अब हम लोग बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग किसके इर्द-गिर्द घूमती है? मार्केटिंग की डेफिनिशन समझ गए होंगे कि मार्केटिंग, विपणन क्या होता है? विपणन कहीं न कहीं एक उपभोक्ता की, एक कस्टमर की, एक कस्टमर कंज्यूमर समझ लीजिए। कस्टमर हू बाय द प्रोडक्ट, जो इंसान प्रोडक्ट को खरीदता है, उसको कस्टमर कहते हैं। जो उसको कंज्यूम करता है, जो उसको यूज़ करता है, उसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। तो कस्टमर कैन बी कंज्यूमर एंड कंज्यूमर कैन बी कस्टमर आल्सो। ठीक है? मतलब हो सकता है कभी आपने अपने के लिए प्रोडक्ट खरीदा हो, ठीक है? तो कस्टमर कंज्यूमर में अंतर समझ में आ गया। कस्टमर ग्राहक जो जाके दुकान से प्रोडक्ट खरीदता है, अगर वो अपने के लिए कंज्यूम भी कर रहा है तो कस्टमर एंड कंज्यूमर कैन बी सेम पर्सन, और कस्टमर एंड कंज्यूमर कैन बी डिफरेंट पर्सन। या आपने कोई सामान खरीद लिया, आपकी फैमिली में कोई उसको यूज कर रहा है, ठीक है? आज हम लोग बात करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। बहुत ज़्यादा लोगों को इसमें दिक्कत रहती है कि नीड, वांट एंड डिमांड। नीड ज़रूरत, वांट चाहत क्या है आपकी, डिमांड आपकी मांग क्या होता है। तो इन तीनों के अंतर आपको समझाएंगे कि इन शॉर्ट, नीड्स आर द थिंग दैट सेटिस्फाई द बेसिक रिक्वायरमेंट। आपको एक ही उदाहरण से, एक ही एग्जाम्पल से आपको तीनों चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे आप। In short, need are things that satisfy the basic requirement. Wants are requests directed to the specific types of items. And demand की हम लोग बात करेंगे. Demand are request for specific product that the buyers is willing to and able to pay for. ठीक है? तो संक्षेप अगर हम लोग छोटे, मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाके बात करते हैं, ज़रूरतें ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती है। अगर भाई मांग की बात करते, वांट्स की बात करते हैं, चाहत की बात करते हैं, विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं के लिए निर्देशित अनुरोध है। मांग क्या होता है? मांग विशिष्ट उत्पादों के लिए अनुरोध करती है जो खरीदार के लिए तैयार है और भुगतान करने में भी सक्षम है। देखिए, हम आपको एक उदाहरण देंगे, एक एग्जाम्पल देंगे, उससे हम तीनों चीज़ों आपको समझने की कोशिश करेंगे। नीड होती है चाह, जरूरत, जो एक आपको हर कीमत पे उसको पूरा करना, रोटी कपड़ा मकान, समझ समझ गए? तो ज़रूरतें ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। मतलब आपको किसी भी कीमत पे खाने के लिए रोटी चाहिए होगा, आपको कैसे न कैसे करके, पहनने के लिए आपको कपड़ा चाहिए होगा, और रहने के लिए कुछ ना कुछ आपको मकान चाहिए होगा। आपको फ्लैट नहीं, विला नहीं, लेकिन क्या कुछ ना कुछ आपको छत, आपके रात में सोने के लिए आपको कुछ ना कुछ आपको मकान चाहिए होगा। तो रोटी कपड़ा मकान आपकी बेसिक नीड हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
चाहत की बात करेंगे, वांट्स आर रिक्वेस्ट डायरेक्टेड टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ द आइटम्स। अब रोटी में आपको मान लीजिए बर्गर चाहिए, कपड़े में आपको ब्रांडेड चाहिए, मकान में आपको फ्लैट चाहिए, समझ गए? तो स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ आइटम्स की बात करेंगे, कुछ एक विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं के लिए निर्देशित अनुरोध है जो आपका। आप कोई स्पेसिफिक चीज़ों विशिष्ट चीज़ों के लिए, कोई स्पेसिफिक चीज़ों के लिए आप अपनी चीज़ों अपनी इच्छाओं को जगा दिखा रहे हैं, तो बोलते हैं वांट्स, समझ गए? रोटी में आपको बर्गर चाहिए, कपड़ों में मान लीजिए आपको ब्रांडेड क्लोथ्स चाहिए आपको, मकान के लिए आपको कहीं न कहीं फ्लैट चाहिए 2 बीएचके या 3 बीएचके। अब बात करते हैं हम लोग डिमांड की, माँग। माँग क्या होता है? माँग विशिष्ट उत्पादों के लिए अनुरोध करती है, जो खरीदार के लिए भी तैयार है और भुगतान करने में भी सक्षम। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे। आपकी वांट्स है, जो आपकी चाहत है, वो क्या होगी? आपकी कन्वर्ट हो जाएगी डिमांड में। बट डिमांड में कन्वर्ट कब होगी? जब कन्वर्ट कब होगी? जब आपकी विलिंगनेस टू पे भी है, विलिंगनेस टू बाय, आप खरीदने की इच्छा भी रखते हो और एबिलिटी टू पे भी है। हमको खरीदने की इच्छा तो है मर्सिडीज, बट आपके पास पैसा नहीं है, एबल टू अनेबल टू पे हो, आप पे नहीं कर सकते हो, तो उसको हम लोग डिमांड कन्वर्ट नहीं करेंगे। कभी कभार क्या होता है, आपके पास पैसा होता है, आपके एबिलिटी टू पे है, बट आप बिलिंगनेस टू पे नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजूस। ठीक है? तो कहीं ना कहीं आपकी वांट, चाहत आपकी डिमांड में तभी कन्वर्ट होगी जब ये दोनों चीजें साथ में चलेंगी, विलिंगनेस टू बाय और एबिलिटी टू पे। आप चीजें खरीदना भी चाहते हो और आपके पे करने की आपके पास योग्यता भी है। तो आई थिंक आपको नीड, वांट एंड डिमांड समझ में आ गया होगा। रोटी, नीड की बात करेंगे, रोटी कपड़ा मकान, जो जरूरती चीजें हैं, बुनियादी आवश्यकताएं, उनको पूरा करते हैं, उनको नीड कहते हैं। वांट कोई एक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ आइटम्स के लिए, कुछ विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं के लिए जो चीज आप चाहते हो, उसको हम लोग वांट कहते हैं। वही वांट आपका डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा जब आप उसमें क्या करेंगे, अगर दोनों विलिंगनेस टू बाय, आप अपनी इच्छा भी दिखाएंगे और आपकी योग्यता भी है, आपके पास पैसा भी है उस चीज को खरीदने के लिए, आपकी वांट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डिमांड में कन्वर्ट। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि नीड, वांट एंड डिमांड क्या होता है। उसी में आगे हम लोग बात करते हैं कि मार्केटिंग की अभी बात कर रहे हैं, फंडम बेसिक मार्केटिंग की डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। फिलिप कॉटलर जी क्या कहते हैं कि सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट थ्रू एन एक्सचेंज प्रोसेस, कुछ पर्टिकुलर एक्सचेंज करके, कुछ बदलाव करके। एक्सचेंज क्या होता है? एक चीज के बदले में दूसरी चीज को लेना। आप मनी के बदले में कोई प्रोडक्ट खरीदिए, कि अब तो नहीं हो, पहले तो गुड्स के बदले गुड्स चलता था ना, कि आपने गाँव में देखा होगा कि आप गेहूं दे दीजिए और कोई प्रोडक्ट खरीद लीजिए। तो फिलिप कॉटलर जी कहते हैं कि आप कस्टमर की जरूरतों को, चाहतों को पूरा करिए। किस तरीके से पूरा करिए? एक्सचेंज प्रोसेस के जरिए उसको पूरा करिए। ठीक है? क्लियर? अब अगला बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कॉन्सेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज टू क्रिएट द एक्सचेंज दैट सेटिस्फाई द इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्टिव। एक जो कहने की एक विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से जरूरतों और संतुष्टि को संतुष्ट करना। ठीक है? वो फिलिप कॉटलर जी कहते हैं, उनको बता ही दिया। व्यक्तिगत और संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने वाले आदान प्रदान बनाने के लिए विचारों, वस्तुओं और सेवाओं को। तो कुल मिलाकर हमने क्या करना है कि मार्केटिंग हमारी क्या है? चीज़ों को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, उनको, उनके कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करना, ताकि हम लोग एक अच्छी तरह से गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, आइडियाज़ को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, और कस्टमर को, एक इंडिविजुअल कस्टमर को हम लोग क्या कर सकें? सेटिस्फाई कर सकें। क्लियर? समझ में आ गया? अब हम लोग इसी के सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसी में एक्सचेंज प्रोसेस क्या है, विनिमय प्रक्रिया हमारी क्या है, 1930 में क्या था, 1950 में, और प्रेजेंट की बात करते हैं। 1930 के दौरान में प्रोडक्शन इरा होता था, फिर हमारा 1950 में सेल्स का इरा आ गया, अब आज के टाइम में मार्केटिंग का इरा है। सेल्स जो है ना, लोग कहते हैं ना मार्केटिंग करने जा रहे हैं, मार्केटिंग करने नहीं जाते, आप कुछ चीज़ें खरीदने जाते हो, उसको मार्केटिंग नहीं कहते हैं, बहुत गलत हम लोग कभी कभार एंड नॉर्मल रूटीन लाइफ में चीज़ें यूज करते हैं। मार्केटिंग बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, दुनिया की हर चीज़ कहीं ना कहीं मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मार्केटिंग के अंतर्गत
आती है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारा कैसे हुआ, विनिमय की प्रक्रिया क्या है, एक्सचेंज की प्रोसेस कैसा है। प्रोडक्शन इरा होता था, कहीं ना कहीं हम लोग प्रोडक्शन में प्रोसेस करते थे, जो भी बना दिया सब बिकता था, क्योंकि कंपटीशन नहीं था ना। घड़ी बनाया तो एचएफटी ने बना दिया तो सबको खरीदना पड़ता था। पर एक कंपनी होगी तो ना, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आपको नहीं पसंद है लेकिन मजबूरी में मजबूरन आपको वो प्रोडक्ट सर्विसेज उसको यूज करना पड़ता है। वही विनिमय प्रक्रिया की बात करेंगे, 1950 के दौरान हमारा सेल्स वाला एरा आ गया, हम लोग बेचने पे ज़्यादा फोकस करने लगे। और आज प्रेजेंट एरा की बात करेंगे, आजकल कहीं ना कहीं मार्केटिंग एरा आ गया, हम लोग कस्टमर्स को, जो कंज्यूमर कस्टमर है उसकी नीड को रिकॉग्नाइज करते, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप भी वही इवोल्यूशंस मार्केटिंग का कैसे हुआ, अगर हम लोग हल्के हल्के 1950 में प्रोडक्ट की बात हुआ, फिर 1960 में प्रोडक्शन की बात हुआ, फिर 1950 से 60 सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, मार्केटिंग 1972, प्रेजेंट मतलब इन द सेंस अभी भी मार्केटिंग भी हम लोग बात कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 1998 के बाद आपका कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर बेस्ड मार्केटिंग पर हमने बहुत ज्यादा फोकस कर दिया है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पर, उत्पादन की अवधारणाएं क्या होती है हमारी। तो प्रिवेल्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अंटिल द अर्ली 1950, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमारा अर्ली 1950 में आ गया था। कहीं ना कहीं द आइडिया दैट ए फर्म शुड फोकस ऑन दोज प्रोडक्ट दैट इट कुड प्रोड्यूस मोस्ट एफिशिएंटली, दैट द क्रिएशन ऑफ द सप्लाई ऑफ द लो कॉस्ट प्रोडक्ट would in and of the itself create the demand for the product। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं हम लोग बात करते थे एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते थे। ठीक है, गुड इवनिंग। आप लोग 8 बजे रोज ज्वाइन कर लिया करिए, और 8 बजे हम लोगों का रोज, क्योंकि मेरा आज पहला लेक्चर है इसमें वाईफाई स्टडी अनअकैडमी के साथ। कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों से हम यूजीसी नेट कॉमर्स की क्लासेस चला रहे हैं, और मेरा रिजल्ट अपनी इंडिविजुअल कोचिंग में हमारा कहीं ना कहीं, अब तो अनअकैडमी के साथ पूरी तरह से अनअकैडमी के साथ हम जुड़े हुए हैं। 95-96% तक ही हमारा रिजल्ट गया है। 30% 30 बच्चों में से 28 बच्चों को हमने जेआरएफ क्वालिफाई कराया है कॉमर्स में। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए लेक्चर्स को, रेगुलर जुड़िए हमारे साथ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जाएगा। आज हमने कंटेंट में इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपको हर चीज़, एक एक चीज़ आपको हिंदी में भी समझाएंगे। कल जो दोबारा पीपीटी बनाएंगे तो नया टॉपिक के साथ कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में डाली जाए। आज देखिए कंटेंट में आपको इंग्लिश का मात्रा आपको ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा, हम लोग उत्पादन पे ज़्यादा फोकस करते थे। लोग कहते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल, आप मास प्रोडक्शन, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करिए, और कॉस्टिंग क्या आएगी, हमको पता है कि प्रोडक्शन हम लोग ज्यादा करेंगे तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हमारी क्या होगी, प्रति प्रोडक्ट की कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में लो कॉस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके सप्लाई बढ़ाएं। और फिर उसके बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट उस जमाने में चलता था जब कंपटीशन बहुत कम था, तो मार्केट में डिमांड होती होती थी। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं इट इज ऑल अबाउट कि आप ज्यादा से ज्यादा लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स करिए, प्रोडक्शन करिए, और मार्केट में सामान की सप्लाई करिए। तो मुद्दा क्या होता है, द की क्वेश्चन दैट ए फर्म वुड आस्क बिफोर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट वर, जब सब कुछ चीजें, कुछ सवाल दिमाग में आते हैं जब हम कोई प्रोडक्शन करने जा रहे होते हैं, या कोई करने का प्लान करते हैं। कैन बी प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, क्या हम ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये मार्कर ही बनाना है, तो दिमाग में तो आएगा ना कि ये हम मार्कर बनाएं कि ना बनाएं, ये बिकेगा कि नहीं बिकेगा। कैन बी प्रोड्यूस इनफ ऑफ इट, अब हम कितना प्रोड्यूस करें, 50, क्योंकि देखिए मुद्दा क्या होता है, आज के टाइम में हम लोग कहीं ना कहीं पूरी मार्केट की नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं, कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई बढ़ाते हैं। बट आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले जब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता था, तो हम लोग दिमाग में रखते थे कि सप्लाई बढ़ा दीजिए, बिक ही जाएगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं था। तो कहीं ना कहीं हम जो कोई प्रोडक्ट का, उत्पाद का जब कोई हमको उत्पादन करना होता है, तो हमारे दो सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। क्या हमको ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहिए, ये उत्पादन इसका करना चाहिए, या जितना उत्पादन हम करना जा रहे हैं ये इनफ है, पर्याप्त है कि नहीं है। ठीक है, तो यही प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के दौरान ये सब चीजें हमारे दिमाग में रहती थी। So at that time, the production concept worked fairly well because the goods that were produced were largely those of basic necessity, and that there was a relatively high level of unfulfilled demand। सीधी सी बात है, हमने बोल दिया। कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इसलिए उस समय चलता था
क्योंकि जो एक बेसिक नेसेसिटी के आइटम थे, जो कहीं न कहीं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं के टाइम सामान थे। क्योंकि हमको पता है कहीं न कहीं किसी भी कीमत पर दुनिया का हर इंसान भले गरीब हो, लो इनकम का इंसान हो, हाई इनकम का इंसान हो, मिडिल लेवल का इंसान हो, कहीं न कहीं अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को सब इंसान अपनी पूरी करने की कोशिश करता है। तो आप क्या करते हैं इसमें प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से चलता था कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बहुत मास प्रोडक्शन करते थे। मास प्रोडक्शन ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन करते थे, जिसके चक्कर में आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आती है। हम लोग को पता ही है, अगर एक मोबाइल लेने जाइए मतलब 1 किलो आलू लेने जाएंगे तो 10 रुपए किलो मिलेगा। भैया 100 किलो लेने जाएंगे हो सकता है 8 रुपए किलो, फिर 200 रुपीज किलो लेने। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाएंगे आपका प्राइसिंग कम होगा। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम लोग केवल कोशिश यही करते थे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करें, सप्लाई बढ़ाएं और लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाएं। ठीक है। इसके बाद की वही हमने अभी आपको पहले बता दिया। अराउंड दिस टाइम उसी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के दौरान 1950 के दौरान मास प्रोडक्शन फर्म फर्म मतलब कंपनी begin to practice the sales concept or selling concept, under which companies not only would produce the product but also would try to convince customer to buy them through advertising and personal selling. Before producing a product, the key questions, भाई भाई कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट खत्म हुआ तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा कौन सा आया? सेल्स वाला। सेल्स कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करते थे, क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमने क्या करा, मास प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हमने क्या करा, मास प्रोडक्शन तो कर दिया। मास प्रोडक्शन करके क्या हुआ, ठीक है, मास प्रोडक्शन करके हमारा क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारा ओवरऑल चीजें हमारा कहीं ना कहीं सप्लाई बढ़ गई। अब सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ, सप्लाई बढ़ने से हमारा कहीं ना, अब सप्लाई तो बढ़ गई, अब सप्लाई बढ़ाने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं आपको उसको सेल भी करना पड़ेगा। सेल करने के लिए क्या करेंगे हम, कि आपको उसकी एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। अगर एडवर्टाइजिंग ठीक से नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप प्रोडक्ट की सर्विसेज आप क्या करेंगे, आप उसको डिलीवर प्रोडक्ट को नहीं कर पाएंगे। तो यही सब चीजें हमको दिमाग में रखनी पड़ती हैं। तो आपको आपने जितना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर लिया है, तो सेलिंग कॉन्सेप्ट के दौरान हम लोग क्या करते थे, केवल प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करते थे, हम लोग कोशिश करते थे कस्टमर को कन्विंस करें एडवर्टाइजिंग करके। एडवर्टाइजिंग उनको पता ही क्या होता है, आपको पूरा एक अपने आप में चैप्टर आगे आपको बताएंगे। कस्टमर को कन्विंस करते थे, कस्टमर को बोलते थे कि आप प्रोडक्ट को खरीदिए। पर्सनल सेलिंग अपने आप में एक अपने कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। पर्सनल सेलिंग करके, सेल्स प्रमोशन करके, एडवर्टाइजिंग करके हम कस्टमर को क्या, मार्केटर कस्टमर को कन्विंस करता था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोडक्ट को खरीदिए। तो उस वो सेल्स कॉन्सेप्ट के दौरान क्या होता था कि बिफोर प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट, उस समय भी कहें कि प्रोडक्ट तो आपको तभी प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तो कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोग के दिमाग में रहते थे, कैन बी सेल द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हम लोग बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, और कैन बी चार्ज इनफ फॉर इट, उस प्रोडक्ट के लिए प्राइसिंग कितना रखें, 10 रुपए रखें, 20 रुपए रखें, 50 रुपए रखें। ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो उससे पहले आपको दिमाग में आता है क्या ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा कि नहीं बिकेगा। अगर बिकेगा तो इसके लिए कितना इनफ पैसा रखें, एमआरपी कितना रखेंगे। बहुत ज़्यादा पैसा रख दिया तब भी नहीं बिकेगा, कम रख दिया तो आपको लॉस ना हो जाए। तो एक मतलब ऑप्टिमम लेवल, एक बहुत बढ़िया तरीके से एक उचित प्राइसिंग, उचित मूल्य क्या रखें प्रोडक्ट का, ये एक बहुत बड़ी कला होती है। आगे आपको प्राइसिंग के दौरान पढ़ाया जाएगा। The sales concept paid little attention to whether the product actually was needed. तब ठीक है, तो सेल्स कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एक लिटिल अटेंशन कि वेदर द प्रोडक्ट एक्चुअली वाज नीडेड, अटेंशन लिटिल अटेंशन डालता था कि कहीं प्रोडक्ट एक्चुअली में जरूरत का प्रोडक्ट है या नहीं है। ठीक है। तो द गोल सिंपली वाज टू बीट द कंपटीशन टू द सेल विद लिटिल रिगार्ड टू द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो बहुत ज़्यादा हम लोग उस ज़माने में भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे, कोशिश करते थे कंपटीशन को बीट करें। अब कंपटीशन को किसी तरीके से बीट करना है, एडवर्टाइजिंग की तरह, ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करके या सेल्स प्रमोशंस करके या पर्सनल सेलिंग करके। बट कोशिश हम लोगों की, मार्केटर्स की ये रहती थी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बहुत ज़्यादा फोकस हम लोग सेल्स कॉन्सेप्ट में नहीं करते थे। ज़्यादा फोकस किस पे करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहता था कंपटीशन को बीट करना। ठीक है। नेक्स्ट हो गया, मार्केटिंग वाज अ फंक्शन दैट वाज परफॉर्म्ड आफ्टर द प्रोडक्ट वाज डेवलप्ड and produced, and many people came to the associate marketing with the hard selling. Even today, many people use the word marketing when they really mean sales. यही हमने आपको बताया ना, कई बार हम लोग कुछ बेच रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं तब भी उसको बोलते हैं मार्केटिंग। बट मार्केटिंग एक्चुअली में होता क्या है कि
उस जमाने में हम लोग मार्केटिंग की परिभाषा क्या करते थे कि जब प्रोडक्ट डेवलप हो जाएगा उसके बाद मार्केटिंग करेंगे। बट एक्चुअली में मार्केटिंग आजकल तुम लोग प्रायर मार्केटिंग, प्रोएक्टिव मार्केटिंग, रिएक्टिव मार्केटिंग की बात करते हैं। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अ, उस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि प्रोडक्ट आपका बन जाएगा उसके बाद मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। मार्केटिंग आपको कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट की, जिसको हम लोग बोलते नहीं है कि आपने प्रोएक्टिव मार्केटिंग, प्रायर मार्केटिंग, पहले से ही मार्केटिंग कर रहे हैं आप। प्रोडक्ट आपने 6 महीने बाद लॉन्च होना, आईफोन देख लेना, आईफोन लॉन्च होगा मान लीजिए अगले साल अक्टूबर में, और उसके 3-4 महीने 5 महीने पहले से ही मार्केटिंग करना एप्पल स्टार्ट कर देता है। आजकल ऐसे बहुत सारी कंपनी वो ऐसे इस तरह से मार्केटिंग करती हैं कि प्रोडक्ट 5 महीने बाद लॉन्च होता है बट मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने मूवीज का देखा होगा, ट्रेलर आता है, ट्रेलर से वो मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वही प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट और सेल्स कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट के बारे में और दिया है। फिलॉसफी क्या होती थी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की? क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइसेस, सेल देमसेल्फ, खुद से बेचते थे, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट को कम से कम प्राइसेस में। ऑब्जेक्टिव क्या होता था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का? उद्देश्य क्या होता था? मिनिमाइज द कॉस्ट टू द लोअर प्राइसेस, कीप क्वालिटी हाई। कोशिश यही करते थे कम से कम प्राइसेस रखा जाए प्रोडक्ट का और क्वालिटी हाई रखी जाए। और कैसे? फोकस ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। कोशिश ये करते थे कि कोशिश प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये रहता था, प्रोडक्शन पर और डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको फोकस करना पड़ता था। तो हम लोग अगर सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जिसमें हम लोग, इसमें फिलॉसफी क्या है? प्रोडक्ट डोंट नेसेसरी सेल देमसेल्फ, कस्टमर्स मस्ट बी कन्विंस्ड टू बाय द प्रोडक्ट। आपको खुद से मतलब आप जो समझ रहे हैं कि जोर जबरदस्ती करके या बहुत बढ़िया एडवर्टाइजिंग करके या बहुत ज्यादा सेल्स प्रमोशन करके प्रोडक्ट बेच लेंगे, ऐसा नहीं होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट के दौरान। सेलिंग कॉन्सेप्ट वालों की फिलॉसफी, सोच ये रहती थी, विचारधारा ये थी कि आप बहुत जरूरी मतलब आप खुद से प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे, कस्टमर को कन्विंस करना पड़ेगा प्रोडक्ट खरीदने के लिए। आपको ऐसी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको इस तरह से अपने मार्केटिंग का प्लान करना पड़ेगा जिससे कस्टमर कन्विंस हो जाए खुद से प्रोडक्ट खरीदने के लिए। उद्देश्य क्या होता है सेलिंग कॉन्सेप्ट का? मैक्सिमाइज द सेल्स रेवेन्यू, ज्यादा से ज्यादा सेल्स रेवेन्यू आए आपका, ज्यादा से ज्यादा आपके पास पैसा आए, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट हो। सेलिंग कॉन्सेप्ट का उद्देश्य यही रहता है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आ गया, हमने पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बताया, आपको सेलिंग कॉन्सेप्ट बताया, फिर हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। 1970 से लेकर टिल 1980 टाइम टाइम पीरियड हमको दे दिया है, मतलब कॉमन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग है। तो 1970 से हमने आपको बताया कि 1970 से लेकर 1980 1985 तक की कहीं ना कहीं हमारा तो प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग पर, प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम करते थे। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या कहते हैं? फोकस फॉर द प्रोडक्ट एंड इट इफेक्टिवनेस। कोशिश करते थे कि अच्छी से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं और उस प्रोडक्ट बहुत प्रभावशाली प्रोडक्ट बनाएं, इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाई हो, संतुष्ट हो। अब होता क्या था? द डेवलपमेंट एंड रिसर्च, भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाज एट द फोर्थ फ्रंट बिकॉज ऑफ चेंज नीड्स। इट वाज इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस द राइट थिंग एंड टू बी इनोवेटिव। 1970-80 के दौरान कहीं ना कहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हम लोग ना R&D, रिसर्च, शोध पे बहुत ज्यादा कोशिश, बहुत ज्यादा काम करना स्टार्ट कर दिया था। कोशिश यही रहती थी मार्केटर्स की, कहीं ना कहीं एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाया जाए, प्रोडक्ट में कुछ इनोवेशन लाया जाए ताकि इजीली प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाए। दैट मीन्स द बेस्ट प्रोडक्ट विंस, विच मीन्स गेटिंग द मोर सेल्स। तो मतलब है कि कहीं ना कहीं आप रिसर्च एंड, देखिए सीधी सी बात है, आप R&D बहुत ज्यादा करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा करेंगे, आप प्रोडक्ट को जितना ज्यादा इनोवेटिव बनाएंगे, सही चीज सही समय पर सही इनोवेटिव प्रोडक्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक जाएगा। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट सीक्स टू अचीव द रिजल्ट बाय द प्रोडक्ट एक्सीलेंसी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पूरा कोशिश ये करते थे, हम लोग प्रोडक्ट एक्सीलेंसी पे बात करते थे। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कहीं ना कहीं हमारा मुद्दा ये रहता था प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी रहे, प्रोडक्ट बहुत प्रभावशाली प्रोडक्ट रहे, प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस बहुत ज्यादा रहे, इनोवेटिव प्रोडक्ट रहे। लास्ट हमारा है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो अभी की बात कर रहे हैं हम लोग, कहीं ना कहीं इट स्टार्ट विद द कंज्यूमर वांट एंड एंड विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ दोज वांट। तो कोशिश करते हैं कस्टमर की चाहत को समझें, कस्टमर की नीड को समझें और बाद में
कस्टमर को सेटिस्फाई करें। आजकल देखिए ना, मार्केटिंग की डेफिनेशन ही बिल्कुल चेंज हो गई। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, विपणन की परिभाषा कैसे 50 साल में पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। पहले कहीं ना कहीं हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड, प्रोडक्शन बेस्ड मार्केटिंग की बात करते थे। आजकल हम लोग कहीं ना कहीं कस्टमर या उपभोक्ता की संतुष्टि की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट विद द कंज्यूमर वांट, कंज्यूमर उपभोक्ता की चाहत से स्टार्ट होता है, और कंज्यूमर की संतुष्टि या कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन की बात हम लोग इसमें करते हैं। इट इज रेस्ड ऑन द 4 पिलर्स एंड दे आर द टारगेट मार्केट। चार एक इसके पिलर्स हैं, चार खंभे हैं। कहीं ना कहीं 1 2 3 4, मतलब जिसको चार हम बोल देते हैं कि चार खंभों पे पूरी तरह से हमारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट टिका हुआ है। अगर एक खंभा या एक पैर भी, जैसे होता है कि चारपाई है, गाड़ी होती है, चार पहिया है, चारों पहियों में से एक पहिया भी अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप सही तरह से गाड़ी को नहीं चला पाएंगे। तो इसी तरह एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी है। तो चार पिलर्स हैं इसमें। इन चार पिलर्स में से कौन कौन से चार पिलर? टारगेट मार्केट, आपको प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट की टारगेट मार्केट क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी। इन चारों चीजों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा मार्केटिंग करते समय, तभी कहीं ना कहीं आप मार्केट में सक्सेस पा पाएंगे। Profit through customer satisfaction. What do customer want? Can we develop it while they still want it? How can we keep our customer satisfied? मतलब कहीं ना कहीं आपको अपना प्रॉफिट कमाना है। आप अपना लाभ कमाने के लिए प्रॉफिट आपको कमाना है, लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के प्राइस से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आपको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, उसके साथ साथ आपको प्रॉफिट कमाना है। क्या? तो क्लियर? तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हमारा पूरा कुल मिलाकर यही चलता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट वी हैव टू बी डिवाइड द मार्केट ऑन द डिफरेंट स्लाइसेस, जिसमें हम लोग टारगेट कस्टमर्स की हम लोग बात करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटीज की हम लोग बात करेंगे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की हम लोग बात करेंगे, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की बात करेंगे। चार के चारों पिलर्स को आपको एक साथ लेकर चलना है, तभी कहीं ना कहीं मार्केट आप सक्सेस, मार्केट में आप अपनी कंपनी को प्रोडक्ट बेच पाएंगे, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अपने कंपनी के लिए, अपने व्यापार के लिए कमा पाएंगे। अब बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस क्या, महत्वपूर्णता क्या है, जरूरत क्या है। मार्केटिंग प्रमोट द प्रोडक्ट अवेयरनेस टू द पब्लिक। जो बाजार विपणन है, विपणन की जो प्रक्रिया है, आज के टाइम में देखिए ना, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं मार्केटिंग के इर्द गिर्द घूम रही है। ठीक है? अगर आप मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पाए, कितना भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना लीजिए, यू विल नॉट बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेच ही नहीं पाएंगे अगर आप ठीक से उसकी मार्केटिंग नहीं करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मार्केटिंग कहीं ना कहीं प्रमोट करती है, प्रोत्साहित करती है प्रोडक्ट की अवेयरनेस पब्लिक के लिए। पब्लिक जो जनता है, पॉपुलेशंस है, उसको कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ाते हैं हम लोग मार्केटिंग के जरिए। नेक्स्ट, मार्केटिंग हेल्प बूस्ट द प्रोडक्ट सेल। यस, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, लोग आपकी कंपनी के बारे में लोग जानेंगे, लोग आपके ब्रांड के बारे में जानेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल भी इंक्रीज होती है। मार्केटिंग बिल्ड द कंपनी रेपुटेशन, वही ब्रांड इमेज। सीधी सी बात है, बहुत अच्छी मार्केटिंग करेंगे, एक पॉजिटिव मार्केटिंग करेंगे आप। आजकल हम आपको मार्केटिंग के जो न्यू ट्रेंड्स हैं आगे आपको पढ़ाएंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के दौरान, कि एम्बुस मार्केटिंग क्या है, या एफिलिएशन मार्केटिंग क्या है, गुरिल्ला, ये बहुत, मतलब हम आपको बता रहे हैं, बहुत कम यूट्यूब चैनल्स पे आपको ये सब चैनल जो आपको बता रहे हैं पॉइंट्स। क्योंकि कहीं ना कहीं यूजीसी नेट में कॉमर्स में हर बार 10-12 टॉपिक ऐसे होते हैं जो कहीं किसी भी कोचिंग्स में, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़ाए जाते हैं। आपको हर सब्जेक्ट में हम 15-20 टॉपिक ऐसे बताएंगे जो आपको किसी भी बुक में बहुत मुश्किल से आपको कहीं ना कहीं उसमें नेट पे मिलेंगे। ठीक है? तो कहने बट लेकिन वो सब टॉपिक पिछले 10 साल 20 साल में यूजीसी नेट के पेपर में आए हैं। तो ऐसे कुछ मार्केटिंग की आप जो इवेंजलिज्म मार्केटिंग हो गया, आजकल हम लोग बात कर रहे हैं, एम्बुस मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, एफिलिएशन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, स्केर्सिटी मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो मार्केटिंग इस तरह से, आज मार्केटिंग का दायरा इतना ज्यादा बढ़ गया है। तो आप अगर अच्छी तरह से मार्केटिंग करेंगे, प्रोएक्टिव मार्केटिंग करेंगे, पॉजिटिव मार्केटिंग करेंगे, तो आप अपनी कंपनी का ब्रांड इमेज बना लेंगे, भाई कंपनी की रेपुटेशन आप क्रिएट कर लेंगे। तो इवोल्यूशन है, ब्रांड इवोल्यूशन मार्केटिंग कैसे हुआ? स्टेप राइट अप फॉक्स इट क्योर्स ऑल एलिमेंट, भैया तो एक कार्टून के थ्रू है, कॉपी पेस्ट है ये।
आप देख सकते हैं कॉपीराइट इसका teamfish1.com पे है। अब बात करते हैं कि ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था। ओल्ड कॉन्सेप्ट और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट वही है, हमने बताया ही था आपको, लेकिन इसको और डिटेल में नहीं जाना है। तो न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड मार्केट कॉन्सेप्ट उनको बता ही दिया आपको, प्रोडक्शन बेस पे बात करते थे, सेलिंग कॉन्सेप्ट पे बात करते थे, ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट पे बात करते थे। बट आज के टाइम में अगर आपको कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, कस्टमर की नीड को, कस्टमर की बुनियादी चाहतों को, बुनियादी आवश्यकताओं को अगर पता नहीं कर पा रहे हैं, उन आवश्यकताओं को पता करने के बाद उनको कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना भी एक मार्केटर्स का एक बेसिक जिम्मेदारी रहती है। तो न्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट क्या है? आजकल तुमने पता है पूरा ग्राहक सेंट्रिक है, कस्टमर के इर्द गिर्द मार्केटिंग घूम रहेगा। 100 कस्टमर ने बोल दिया हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो बीइंग इन अ मार्केटर, बीइंग इन अ व्यापारी, बीइंग इन अ बिजनेसमैन, वी हैव टू बी कस्टमाइज द प्रोडक्ट। हमको कस्टमर के लिए वैसा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट कस्टमर इज अ किंग, हमने बताया ग्राहक राजा है, कस्टमर इज अ किंग। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एंटरप्राइजेस। दुनिया की हर कंपनी का एक उद्देश्य होता है कस्टमर को संतुष्ट करना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपका सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर मस्ट बी आइडेंटिफाइड प्रॉपरली एंड डीपली। कस्टमर की चाहत और कस्टमर की बुनियादी जरूरतों को बहुत अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। अदरवाइज अगर कस्टमर की चाहत को, कस्टमर की जरूरतों को अगर नहीं पहचान पाए तो आपको मार्केट में फेल्यूर की स्थिति को फेस करना पड़ेगा, जैसे नोकिया ने फेस किया है। नॉट इवन द नोकिया, नोकिया बंद हो गया, ब्लैकबेरी बंद हो गया, ऐसे दुनिया की लाखों कंपनी है जिन्होंने कहीं ना कहीं मार्केट में, उनको मार्केट में फेल्यूर, उनको कहीं ना कहीं ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी पे पहुंचने वाले थे, सीधे डिक्लाइन पर चले गए, कंपनी बंद हो गई, कंपनी कोलैप्स हो गई, या तो अपने आप व्यापार बंद कर दिया उन्होंने, या तो उनको किसी बड़ी कंपनी ने उनको टेक ओवर कर लिया, उसको खरीद लिया। प्रोडक्शन अकॉर्डेंस द नीड एंड वांट, और कस्टमर का प्रोडक्शन भी हम कस्टमर की जरूरतों और चाहतों को देखकर करेंगे। ऑल रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज्ड, भाई मतलब रिसोर्सेज को हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, ना मैक्सिमम ना मिनिमम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे। तो यही है ओल्ड मार्केटिंग पर्सपेक्टिव, कनेक्शन विद द कस्टमर। ओल्ड मार्केटिंग थिंकिंग क्या होती थी और न्यू मार्केटिंग थिंकिंग हमारी क्या है। तो जो पुरानी मार्केटिंग की जो विचारधारा होती थी, वी सेल्स एंड प्रोडक्ट सेंटर, हम लोग कहीं ना कहीं सेल्स पे ज्यादा फोकस करते थे, और प्रोडक्ट सेंटर पर प्रोडक्ट के इर्द गिर्द हम लोग कहीं ना कहीं मार्केटिंग करते थे। प्रैक्टिस द मास मार्केटिंग, हम लोग मास मार्केटिंग में कोशिश करते थे। आज हम लोग क्या कर, कस्टमाइज मार्केटिंग कर रहे हैं। एक जैसी मार्केटिंग, एक एडवर्टीजमेंट आपने सभी न्यूज़पेपर्स में दे दिया, एक ही एडवर्टीजमेंट सभी न्यूज चैनल्स पे दे दिया। तो मास मार्केटिंग में हम लोग फोकस करते थे, प्रोडक्ट के सेल्स पे फोकस करते थे, कोशिश करते थे कस्टमर को सेल करने के लिए प्रोडक्ट, गेट द न्यू कस्टमर्स, ग्रो शेयर, मार्केट शेयर ग्रो करने की कोशिश करते थे, सर्व एनी कस्टमर, किसी भी कस्टमर को सर्व करने की कोशिश करते थे, कम्युनिकेट थ्रू द मास मीडिया, मास मीडिया के जरिए हम अपने प्रोडक्ट की इमेज को, प्रोडक्ट कंपनी की इमेज को कम्युनिकेट करते थे कस्टमर्स के साथ। मेक द स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते थे ताकि वो सब लोग उसको यूज कर सकें। ये ओल्ड मार्केटिंग कॉन्सेप्ट था। आज न्यू मार्केटिंग थिंकिंग की बात करेंगे, नई मार्केटिंग की विचारधारा की बात करेंगे, नई विपणन की विचारधारा की बात करेंगे। तो मार्केट एंड कस्टमर सेंटर्ड, पूरी मार्केट के इर्द गिर्द घूमना है आपको, मार्केट में जो चल रहा है उसी के अनुसार बनाना है आपको। अगर मार्केट से हटके प्रोडक्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट आपका फेलियर हो जाएगा। तो मार्केट को सेंटर्ड, मार्केट सेंट्रिक, मार्केट के इर्द गिर्द मार्केट को रिकॉग्नाइज करेंगे, कस्टमर की नीड को रिकॉग्नाइज करेंगे, कस्टमर की ग्राहक की जरूरतों को रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाएंगे। टारगेट अ सिलेक्टेड मार्केट सेगमेंट, जैसे कुछ सिलेक्टेड, हमने अभी आगे आगे आपको मार्केट सेगमेंटेशन पढ़ाएंगे। तो सिलेक्टेड मार्केट सेगमेंटेशन हम लोग क्या करेंगे, वो टारगेट करेंगे। जैसे पूरा हम लोग को एक शहर है, एक सिटी है, सिटी बहुत बड़ा है, तो उसमें मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक एरिया में ही बिकेगा, तो हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करेंगे। क्यों पूरे, मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली में कुछ एरिया में आपका प्रोडक्ट बिकता है, कुछ प्रोडक्ट की डिमांड कुछ स्पेसिफिक एरियाज में ही है, तो पूरी दिल्ली में एडवर्टीजमेंट क्यों करना है? तो कुछ कुछ सर्टेन एरिया को टारगेट करेंगे। तो सिलेक्टेड मार्केट सेगमेंट की बात करेंगे, फोकस ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं न्यू मार्केटिंग में, नई विचारधारा जो मार्केटिंग की है उसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बहुत फोकस किया है। कस्टमर से रिलेशनशिप सेट करेंगे,
तो आजकल तो रिलेशनशिप मार्केटिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM आपको पढ़ाएंगे। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की हम लोग बात करते हैं। कीप द ओल्ड कस्टमर्स, हमको पुराना कस्टमर तो चाहिए चाहिए, बट नया कस्टमर तो चाहिए चाहिए, उसके साथ साथ अब पुराने कस्टमर को भी रिटेन करके रखना है। देखिए ना, हम लोग कहीं पर किसी भी दुकान से कोई सामान लेके जाते हैं, वो लोग मोबाइल नंबर ले लेते हैं, आपको बर्थडे मैसेज भेज रहे हैं, एनिवर्सरी मैसेज भेज रहे हैं, आपको कोई ऑफर्स आते हैं, कोई डिस्काउंट आते हैं, वो आपको लगातार रेगुलर आपको मैसेज, ईमेल, व्हाट्सअप, फेसबुक के जरिए आपको लगातार आपके टच में रहते हैं। ग्रो द शेयर ऑफ द कस्टमर, ठीक है, कस्टमर को हमने कस्टमर के शेयर्स को और ग्रो करना है। प्रॉफिटेबल कस्टमर, सीधी सी बात है, कनेक्ट विद द कस्टमर डायरेक्टली, डायरेक्टली कस्टमर डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मास मीडिया के किसी दूसरे मीडिएटर नहीं बनाना है, सीधे समझिए आप। मार्केटर्स भी डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द कस्टमर्स, दे शुड नॉट बी एनी मीडियम, कोई माध्यम यूज नहीं करेंगे। आज के दौरान हम लोग कोई माध्यम यूज नहीं करते हैं। कंपनी डायरेक्टली आपके मोबाइल पर आपको मैसेज भेजती है, कोई नया ऑफर्स आता है, कोई नया डिस्काउंट आता है। डेवलप द कस्टमाइज प्रोडक्ट, हमने आपको पहले बोला कि हम लोग प्रोडक्ट आज कस्टमाइज बना रहे हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं द ओल्ड मार्केटिंग थिंकिंग, न्यू मार्केटिंग थिंकिंग। लीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वैल्यू टू सेल्स एंड मार्केटिंग। कस्टमर से कनेक्शन विद द, जैसे ये था पर्सपेक्टिव में कनेक्शन विद द कस्टमर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, अब कनेक्शन विद द मार्केटिंग पार्टनर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन को छोड़ देंगे, सेल्स मार्केटिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पर हम लोग न्यू मार्केटिंग थिंकिंग में क्या करते हैं, इनलिस्ट ऑल डिपार्टमेंट इन द कॉजेस ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन द वैल्यू, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट हम कोशिश ये करेंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन में फोकस करेंगे। और जितने पार्टनर हैं आपके, पार्टनर कौन है, जो भी होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, एजेंसी जिसको दिया है, सबके साथ आप एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाकर रहेंगे। कनेक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड अस, वही सीधी सी बात है। हम लोग पुरानी मार्केटिंग थिंकिंग में लोकली मार्केटिंग में फोकस करते थे, प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करते थे। मार्केट में भी मार्केट से प्रॉफिट ज़्यादा मार्केट से प्रॉफिट ज़्यादा निकालने की कोशिश करते थे। फिर आजकल हम लोग बात करते हैं, लोकल भी मार्केटिंग कर रहे हैं, ग्लोबली भी मार्केटिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आजकल हम लोग एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप में एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा बिजनेस इन्वायरमेंट के दौरान। आजकल हम लोग मार्केटिंग तो कर रहे हैं, साथ साथ बीइंग एन अ मार्केटर, बीइंग एन अ बिजनेसमैन, हम लोग एक सामाजिक जिम्मेदारी को भी दिमाग में रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि फेयर एंड लवली है, ल्यूपिन है, एक कुछ स्कॉलरशिप दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रमोट कर रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट कर रहे हैं। तो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हम लोग क्या करते हैं, सामाजिक जरूरतों को भी दिमाग में रखते रखते हुए मार्केटिंग करते हैं। बट क्यों, ऐसा क्यों करते हैं, हेल्पिंग द प्रोडक्शन डेवलपमेंट, हमारा प्रोडक्शन डेवलपमेंट होता है, इस तरह से हमारा सोशल सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, सामाजिक को समाज में संतुष्टि बढ़ती है, इम्पैक्ट टूवर्ड द नेशनल इकोनॉमी, कहीं ना कहीं राष्ट्र की, देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो भैया मार्केटिंग फॉर द ग्रोथ आपको आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। भाई आपको ब्रांडिंग टू द लीड, इनोवेटिव डिजाइन इन मीडिया, वेबसाइट दैट वर्क, तो कैसे मार्केटिंग करना है आपको आगे बताया जाएगा। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आज हमारा पहला लेक्चर था, आप लोगों को अगर पसंद आया है तो मेरा रेफरल कोड AGS10 है। तो अभी हम 2 मिनट आपसे और बात करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़िए UGC नेट कॉमर्स में, कि बहुत कम लोग हैं पूरे अक्रॉस द इंडिया जो एक स्पेशलाइज कॉमर्स की कोचिंग पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी के साथ जुड़िए, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको मेरे साथ साथ और भी एक बहुत क्वालिटी टीचर्स मिलेंगे जहां पर, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा मुद्दा ऑनलाइन कोचिंग्स में क्या है कि रेगुलर क्लासेस नहीं चल पाती हैं, एक बार में एक ही टीचर से पढ़ने को मिलेगा। बट यहाँ पर आपको कई सारे टीचर से पढ़ने को मिलेगा, रेगुलर क्लासेस चलेंगी, आपको स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे, आपको साथ साथ मॉक टेस्ट भी आपको कराएंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, और आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, जैसे कैसे हमने पहली बार में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया, कई बार हमने यूजीसी नेट JRF क्वालिफाई किया, गारंटी देते हैं हम 80-90 पर 90% श्योरिटी देते हैं स्टूडेंट को। अदरवाइज फीस बैक ऑफर का भी हम लोग देते थे कि कैसे आप स्ट्रेटजी, क्योंकि कहीं ना कहीं 2010 में हमने पहली बार नेट क्वालिफाई JRF क्वालिफाई किया था। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि उससे 10 साल पुराने पेपर पढ़े, 2010 से लगातार हम कॉमर्स की कोचिंग लखनऊ में पढ़ा रहे थे, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड से। तो एक बहुत बड़ा अनुभव है इसका, एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट में। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और मैक्सिमम रिजल्ट के लिए, मतलब आपको मतलब पता नहीं कि 100% रिजल्ट के लिए, नॉलेज के लिए
आप ज्वाइन करिए अनअकैडमी और बेनिफिट लीजिए इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट यू गाइस टुमारो एट 8 PM। तो कल हम लोग 8 बजे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय।